So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है जॉन डन। जॉन डन जो थे ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोइट। और जब हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं, जब मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, है ना, मेटाफिजिक्स देखो एक टर्म है जिसका मतलब है बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो बहुत ही अलग टाइप की पोइट्री होती थी जिसके अंदर कंसीट होता था, फिलोसॉफिकल डिक्शन होते थे, आयरनी होता था, सटायर होता था। सटायर वैसे कम होते थे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और ये जो सिलेबस है हम लोग कवर कर रहे हैं जेकेपीएससी और बीपीएससी टीआरई4 के सिलेबस को। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एग्जाम के ऊपर फोकस्ड हो, इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आने वाले समय में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपका इससे बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्जाम में। अगर जॉन डन से क्वेश्चन पूछेगा, अगर मेटाफिजिकल पोइट्री से क्वेश्चन पूछेगा, तो नथिंग विल कम मोर देन, मतलब नथिंग विल कम बियॉन्ड दिस टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो स्टे टिल द एंड, वॉच टिल द एंड। एंड मेरे से आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो। जो भी माइंड में क्वेश्चन आए, जो भी माइंड में चाहे टॉपिक से रिलेटेड, चाहे फिलॉसफी से रिलेटेड, चाहे लिटरेचर से रिलेटेड, चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड या मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखो, है ना, सो दैट डायलॉग क्रिएट किया जा सके। चलो शुरू करते हैं। वैसे इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट्स। अब हम लोग यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अब हम लोग यूनिट 2 पे आ चुके हैं। तो यूनिट 2 का ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, शेक्सपियर एज अ पोइट, एडमंड स्पेंसर एज अ पोइट और जॉन मिल्टन एज अ पोइट। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज डू चेक दैट आउट। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, now before starting the lecture, this is my YouTube channel in case if you're wondering. This is my email address, this is the website which I haven't published it yet, and this is my contact number. You can directly contact me on this number. And if you want to prepare for UGC NET classes, then you can also join me. अब हमारा जो बैच है UGC NET का वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद इन दिस वीक, मतलब आने वाले जो वीक है नेक्स्ट वीक में यहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और बैच का फी जो है बहुत मिनिमम रखा है 6000। दैट्स इट। आपके दिसंबर तक, आपके पूरे कोर्स तक 6000 इज द ओनली फी जो कि हम लेंगे। और उस पर मैं आपको पूरे के पूरे जो 10 यूनिट है और जितनी भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर हो, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर हो, चाहे वो कैरिबियन लिटरेचर हो, विच मीन्स वर्ल्ड लिटरेचर हो, है ना, इंडियन, पाकिस्तानी लिटरेचर, बांग्लादेशी लिटरेचर, है ना, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, इंडियन लिटरेचर, सारे के सारे टॉपिक्स को आई विल बी कवरिंग इन जस्ट 6000 रुपीज़। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना। हरी अप क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए शुरू करते हैं, जॉन डन को पढ़ते हैं। कहता है जॉन डन, ही वॉज बॉर्न इन 1572 टू 1631। इससे पता चल गया ही वॉज अ 17th सेंचुरी राइटर, मतलब लेट 16th एंड 17th सेंचुरी राइटर थे, है ना। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसलिए भी क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोइट्स के, एक तरह से इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल, वैसे कहीं ऐसा लिखा नहीं है स्पेसिफिकली। मैंने देखा है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको टाइटल दे दिया गया कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। सिंस ही वाज द डोमिनेंट फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर एज, इसलिए उनको मान लिया जाता है कि इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, याद रखना, ही इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। नाउ मेटाफिजिकल का मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। वैसे देखो, मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली जॉन डन के ऊपर है। इसमें मैं जॉन डन के बारे में बातें करूंगा, उसके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बातें करूंगा, उस पर्टिकुलर एज के बारे में बातें करूंगा, है ना। लेकिन जो मेटाफिजिकल है
जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है, कौन कौन से राइटर मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आते हैं, है ना, और किस तरह के वर्क्स को लिखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेक दैट आउट, ताकि आपके इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, ये जो पॉसिबिलिटीज होगी क्वेश्चन पूछने का, यू वुड बी एबल टू करेक्ट, है ना, यू वुड बी एबल टू आंसर करेक्टली, ठीक है। तो मेटाफिजिकल स्कूल, तो देखो मेटाफिजिकल का मतलब सिंपल है, मेटा का मतलब बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, विच मीन्स वैसे राइटर जो जिनकी पोइट्री एलिवेट करती थी, है ना, जो जिनकी पोइट्री एलिवेट करती थी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, विच मीन्स वॉट एवर वी गो थ्रू आवर लाइफ, वैसे हमारे पास 5 अलग अलग ज्ञान इंद्रियां हैं, और हम उन ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, है ना, वी अंडरस्टैंड थिंग्स, जिसको इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी ऑफ इम्प्रेसिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं, वैसे आगे जाके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो वर्ल्ड को देखने का तरीका, वर्ल्ड को समझने का तरीका, हमारे 5 जो इंपॉर्टेंट ज्ञान इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम चीजों को समझते हैं, तो इसी को बोला गया फिजिकल वर्ल्ड, है ना, द वर्ल्ड वेयर वी कैन सी, वेयर वी कैन टच, है ना, थिंग्स वी कैन टच, ऑल दिस थिंग्स दैट वी कैन टच इज इज रिलाइज इन फिजिकल वर्ल्ड, है ना, मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, एवरीथिंग विच कैन बी सीन, एवरीथिंग दैट कैन बी टच, है ना, दैट कैन बी फील। Suppose if you touch somebody, if you touch a tree, then you know that the tree exists, right? So ये जो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, है ना, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू जो चीजों को समझते हैं, है ना, उसी को बोला गया फिलॉसफी ऑफ इम्पेरिसिज्म, और इसी को बोला गया फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल रियलिटी। जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ इज अ फिजिकल रियलिटी, तो जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ को देखते हैं, है ना, अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं सब फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वैसी चीजें जो मेटाफिजिकल हो, वैसी चीजें जिसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसे देखो मेटाफिजिक्स के बारे में बहुत सारे राइटर ने लिखा है, प्लेटो ने लिखा है, फिर आप कांट ने लिखा है, और मैंने कल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था कांट, जिसके बारे में ऑन्टो थियोलॉजी के बारे में बातें करता है, जिसको मेटा थियोलॉजी भी कहते हैं। ये यूजीसी ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, हु कॉइन्ड द टर्म, आई थिंक दे आस्क्ड हु कॉइन्ड द टर्म ऑन्टो थियोलॉजी, और उसके बाद फिर हाइडेगर पे चले जाते हैं, हाइडेगर उसको डिफाइन करते हैं, है ना, गॉड को भी मेटाफिजिक्स के अंदर लाते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेटाफिजिक्स को डील करता है ना, जो कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे जो पोइट है ना, वो डायरेक्टली मेटाफिजिक्स की बात नहीं करेगा, बल्कि मेटाफिजिकल एलिवेट कर देता है, फिजिकल वर्ल्ड से एलिवेट हो जाती है उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो फिजिकल वर्ल्ड से एलिवेट हो जाती है, विच मीन्स दे वर हाईली एजुकेटेड पर्सन, दे वर हाईली एजुकेटेड पोइट्स। तो उसी तरीके से जो जॉन डन है, ये कंसिडर टू बी द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जिनकी पोइट्री एलिवेट करती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के थिंकिंग से। नाउ ग्राउंड ब्रेकिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, इमेजरी यूज करेंगे, जो हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग कुछ बायोग्राफिकल स्केचेस समझ लेते हैं, जॉन डन एक्चुअली में थे कौन, है ना, उनका एम्बिशन क्या था, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन करी, एंड उनके सीक्रेट मैरिज लाइफ के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस प्रोबेबल है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कहता है कि बर्थ एंड अर्ली लाइफ, born in London 1572 in a prominent Roman Catholic family. Here all you have to remember is that he was born in a prominent Roman Catholic family. So initially he was a Roman Catholic, but later he changed his religion completely religion चेंज नहीं किया, बल्कि उसने उस रिलीजन का डोमेन चेंज करके वो एंजेलिकन चर्च को ज्वाइन कर लिया था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटी कैथलिक एक लहर चल रही थी, है ना, उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। देखो आगे एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन हुआ था वो ऑक्सफोर्ड में हुआ था, हार्ट हॉल के अंदर, एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, विच मीन्स ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन। इनके वर्क्स में आपको दिखेगा, है ना, थ्रू ही रिसीव्ड नो डिग्री फ्रॉम आइदर, दोनों में से कहीं से भी उन्होंने डिग्री नहीं ली, उन्होंने एजुकेशन करके छोड़ दिया। एंड लाइकली ड्यू टू हिज कैथलिज्म, क्योंकि वो कैथलिक से बिलोंग करते थे, और ये जो चर्चेज हैं, चर्च में कह रहा हूँ सॉरी, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, दे वर हाईली प्रोटेस्टेंट सपोर्टर, दे वर एंजेलिकन सपोर्टर्स। क्योंकि वो जो दौर था, जिस दौर में जॉन डन लिख रहे थे, उस दौर में जो कैथलिज्म था उसको लोग निगेट कर रहे थे, उसको लोग हेट कर रहे थे, उससे लोग दूर भाग रहे थे, है ना। दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम वो जो पैथेटिक, अब मैं इसको पैथेटिक बोलूंगा तो बहुत लोग गुस्से कर जाएंगे, लेकिन पैथेटिक नहीं बोलेंगे, लेकिन उस समय का जो सिचुएशन था, जो प्रोटेस्टेंट ने बना के रखा था, प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे कैथलिक्स के अगेंस्ट, और कैथलिक जो चर्च था वो काफी करप्ट हो चुका था, है ना। इस वजह से कैथलिक्स को मतलब एक तरह से ब्रिटेन से बाहर निकालने की कोशिश थी उन लोगों का, तो कैथलिक्स को कोई पसंद नहीं करता था। क्लियर है। नाउ
ही स्टडीड लॉ एट लिंकन्स इन, उन्होंने लॉ की भी डिग्री ली थी। देख रहे हो ना कितना एजुकेटेड पर्सन है, लॉ की डिग्री ले रहा है, ह्यूमैनिटीज की डिग्री ले रहा है। अर्ली एम्बिशंस एंड ट्रैवल, उन्होंने ट्रैवल भी करा है ना, जैसे स्पेन में ट्रैवल किया था 1596 से 1597 में। एंड देन ही वॉज अ सेक्रेटरी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ही बिकेम अ सेक्रेटरी ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सर थॉमस इगर्टन, डू रिमेंबर सर थॉमस इगर्टन के अंदर ही वॉज अ सेक्रेटरी, ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ सर थॉमस इगर्टन हु वॉज द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील 1598 में। क्लियर है। और ये जो लॉर्ड इगर्टन है उनकी नीस जो थी जिनका नाम था एनी मोर, उनसे सीक्रेटली इन्होंने शादी कर ली है ना। ऑफ कोर्स ही इज अ रोमांटिक पोइट, ऑफ कोर्स ही इज अ लव पोइट, तो ऑब्वियस बात है जो पोइट्स होते हैं उन्हें प्यार हो जाता है, तो इनको प्यार हो गया था एनी मोर से। एंड उन्होंने क्या किया, इनसे शादी करके भाग गए, जैसे आज के समय में देखते हो ना शादी करके भाग जाते हैं, तो बहुत सिमिलर था ब्रिटेन का जो लाइफ है ना, वो भी बहुत सिमिलर था। सो लेट्स से कि आज के समाज में जब एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं तो माँ बाप रेडी नहीं होते तो घर से भाग जाते हैं, और घर से भाग जाने के बाद जब पता चलता है कि वो लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ छुपे हैं, तो उनको बुलाया जाता है और उनके साथ बहुत बदसलूकी की जाती है, या फिर उनके साथ उनको जेल में खासकर लड़कों के साथ होता है। देखो मैं इस पोइट्री के इस लेक्चर के थ्रू ये नहीं कह रहा हूँ कि है ना यू शुड रन अवे विथ योर गर्लफ्रेंड। यहाँ पे जो मेल होता है ना उसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे भी इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि जब एनी मोर के साथ वो भागे थे तो बाद में जाके जब उनको पता चला थॉमस इगर्टन को, तो थॉमस इगर्टन ने इनको जॉब से भी निकाल दिया, इनको जॉब सिक्योरिटी भी चली गई, और इनको इम्प्रिजमेंट भी मिल गया है ना, इनको जेल में भी डाल दिया गया। तो वहां भी उस समय भी लड़के को जेल में डाल दिया जाता था। आज भी वो समय है जहाँ पे लड़कों को जेल में डलवा दिया जाता है, कहते हैं कि उसने मेरी डॉटर को लेके भाग गया, बट एक्चुअली में कहानी कुछ और होती है। बट दीज आर द देखो दीज आर सम कॉमन थिंग्स। मैं हमेशा कहता हूँ जो फीलिंग्स है ना, जो डिजायर है इंसान का, वो डजेंट मैटर कि आप किस बॉर्डर पे, ये जो बॉर्डर ये सब फिक्शनल बॉर्डर है। जब आप एक साइकोलॉजिकल लेवल पे चले जाते हो, एक जब साइकोलॉजिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर होती है, तो इट एलिवेट्स दैट बॉर्डर, वो बॉर्डर खत्म हो जाता है, वो बॉर्डर ब्लड हो जाता है। जैसे आप शेडो लाइन पढ़े होगे, तो शेडो लाइन में भी तो देख रहे हो ना बॉर्डर ब्लड हो रहा है। तो ये जो बॉर्डर है ना, ये तो हमने इमेजिनरी बॉर्डर बना दिया है। लेकिन जब साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में बात करते हैं, जब इमोशन के बारे में बातें करते हैं, जब फीलिंग्स के बारे में, डिजायर्स के बारे में, तो लव का क्या डिजायर हो सकता है? सपोज you are in India, और इंडिया में you fell in love with someone, let's say you fell in love with a beautiful girl or beautiful boy, a wonderful boy, तो वो जो डिजायर आप फील कर रहे हो, वो जो फीलिंग्स आप उसके लिए आपके अंदर हैं, वो सारी की सारी फीलिंग्स आप लंदन चले जाओगे तब भी वही होगा, जर्मनी चले जाओगे तब भी होगा। मे बी लैंग्वेज कुड बी द बैरियर, मे बी लैंग्वेज वहां पे अलग होंगे, बट एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होगा, लेकिन एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा ना। यू विल फील लव, यू विल फील डिजायर्ड, वही कहता है। तो हर जगह ये सिमिलर है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो पोइट्री है ना वो यूनिवर्सल है। इट डजेंट मैटर कि ये पोम इंग्लिश में लिखी गई, डजेंट मैटर ये पोम संस्कृत में लिखी गई, उर्दू में लिखी गई, हिंदी में लिखी गई, मलयालम में लिखी गई, तेलुगु में लिखी गई, है ना। लेकिन जो पोइट्री की जो इनर मीनिंग है ना, वो वही चीज एक्सप्रेस करेगा। चाहे आप बांग्ला पोइट्री पढ़ लो, चाहे आप हिंदी पोइट्री पढ़ लो, चाहे आप उर्दू पोम्स पढ़ लो, वही फील, वही डिजायर और वही कंसिस्टेंसी आपको देगा आपके फीलिंग्स के अंदर, है ना। इसलिए कहते हैं कि पोम्स जो है ना वो यूनिवर्सल है। पोम्स कोई एक लैंग्वेज नहीं है, पोम्स इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं। ये पढ़ लिया हमने फाइनेंशियल हार्डशिप। ऑफ कोर्स अब कुछ डेकेड तक उन्होंने 10 साल 15 साल तक उनको बहुत फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, है ना। ऑब्वियसली बात है कि जो बहुत बड़े राइटर्स होते हैं, बहुत बड़े पोइट्स होते हैं, वो यूजुअली स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। एंड देन देयर वाज अ रिलीजियस टर्न एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, उनका एक रिलीजियस टर्न था। ही वेंट इनटू द चर्च, और ये जो चर्च था वो एंजेलिकन चर्च था। So, under pressure and persecution of the King James I, who admired his intellect, Don, originally a devoted Catholic, converted into Anglicanism, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। He converted into Anglicanism, क्योंकि वो पहले कैथलिक्स में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वो स्विच कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको समझने की बात है, जैसे मैंने जॉन मिल्टन के बारे में बताया था, तो जब जॉन मिल्टन लिख रहे थे उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, क्योंकि मिल्टन जब लिख रहे थे उस समय चार्ल्स द फर्स्ट गद्दी पे थे, और चार्ल्स द फर्स्ट का जब एक्सिक्यूशन होता है, जब उनका गला काटा जाता है, तो सोचो उस सिचुएशन में पूरा का पूरा समाज कैसा होगा, है ना। मतलब जब उसका राजा ही खत्म हो गया, तो एक नए समाज की शुरुआत हुई थी। वहां पे आया था कॉमनवेल्थ का, जो ऑलिवर क्रॉमवेल की अगुवाई में था, और ऑलिवर क्रॉमवेल के सबसे करीब थे जॉन मिल्टन।
और फिर जैसे ही ऑलिवर क्रॉमवेल का डेथ होता है, और जॉन मिल्टन वॉज द क्लोजेस्ट पर्सन टू ऑलिवर क्रॉमवेल, और अचानक से जब आपसे सारे के सारे पावर को स्ट्रिप कर लिया जाता है, तो उस समय उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी। उसी तरीके से जॉन डन के साथ भी बिल्कुल वही था। जॉन डन जो थे, ही वॉज ए स्टॉन्च कैथलिक प्रोटेस्ट, ही वॉज ए स्टॉन्च कैथलिक पर्सन, क्योंकि वो कैथलिक घर से पैदा हुए थे। लेकिन देखा उन्होंने जेम्स फर्स्ट का एक्सक्यूशन है ना, परस्यूशन मतलब परसुएशन, सॉरी एक्सक्यूशन बोल रहा मैं, परसुएशन। तो किंग जेम्स ने बहुत फेमसली एक बुक लिखा है जिसका नाम है किंग जेम्स बाइबल। तो किंग जेम्स वर्जन जो बाइबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको याद रखना। बट एनीवे आगे चलते हैं। कहते कि राइज इन द चर्च, मतलब फिर उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस चर्च में लिए, है ना, जैसे ही बिकेम अ रॉयल चैपलिन 1615 में, ही बिकेम देन रीडर इन डिविनिटी इन लिंकन्स इन 1616 में, एंड देन ही बिकेम अ डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल इन लंदन 1621। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वाज आल्सो डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, है ना। जब आप बीए के एमए के आंसर्स में लिखोगे तो यू विल हैव टू मेंशन दैट ही वाज अ डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन 1621, व्हिच इज अगेन अ वेरी पावरफुल पोजीशन, वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। फिर उनका डेथ हो जाता है मार्च 31 को 1631 में, है ना। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पे देखो ये जो सेंटेंस है, इनका जो पृष्ठ है ना, उन्होंने एक तरह से बोला था कि जॉन डन एंड डन अनडन, विच मीन्स कि जॉन डन ने एंड डन से शादी किया और फिर अनडन हो गया, विच मीन्स ही वेंट टू प्रिजन, है ना। ये बहुत फेमस कोटेशन है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। फिर आगे चलते हैं, कहता है बैकग्राउंड। अब ऑब्वियस बात है, जेकोबियन एज में लिख रहे थे, जेकोबियन एज में मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत हुई थी। ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट्स, है ना। देयर वाज अ रिलीजियस टर्मोइल, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है, तो हमेशा बताने का जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि वहां पे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म चल रहा था, इस वजह से देयर वाज अ पॉलिटिकल टर्मोइल। क्लियर है। नाउ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि राइटर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किस चीज को और किस तरीके से इन्फ्लुएंस होकर लिख रहा था। तो देयर वाज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बिफोर जेकोबियन एज देयर वाज एन एज ऑफ, मतलब जेकोबियन एज से पहले नहीं कह सकते कि रेनेसां ही रिबर्थ ऑफ कल्चर है, रिबर्थ ऑफ साइंस है, रिबर्थ ऑफ एनी, मतलब क्योंकि जब हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश रहन सहन है, ब्रिटिश कल्चर है, या ब्रिटिश साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसका एक तरह से रिबर्थ होता है। आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में, सोसाइटी में, हर चीज का रिबर्थ होता है। तो उस समय साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, और ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है उसमें सबसे बड़ी 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 डिस्कवरी हो रही थी। जैसे कॉपरनिकस की एक थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड वाला। तो बिफोर कॉपरनिकस इट वॉज बिलीव दैट जो अर्थ है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, इवन द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। But when Copernicus came, he gave a theory that no, everything revolves around the heliocentric method. मतलब heliocentric का मतलब, helio का मतलब है ये सन, and everything revolves around the sun. तो जब everything revolves around the sun, तो which means कि सन जो है वो सेंटर में आ गया, और दिस was the एक्यूरेसी ऑफ द साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना। ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था, हम चीजों को समझने लगे थे, हम चीजों को बेटर करने लगे थे, हम यूनिवर्स को समझने लगे थे। और उसी समय एक और राइटर थे हमारे, राइटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने किया था, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेलीस्कोप की शुरुआत की थी। तो इसका जो टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन था, है ना, ये खगोलीय चीजों का, या फिर ये जो वर्ल्ड व्यूज था, है ना, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंस्पायर किया था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को, उस पर्टिकुलर एज को, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, चाहे वो जेकोबियन एज हो, है ना। सो देयर वाज अ, इसलिए देखो कि डन की जो पोइट्री है, इट रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल फ्रेमेंट, जिसके अंदर इमेजरी या फिर सेंस ऑफ कॉस्मिक अनसर्टेनिटी, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन डॉन्स पोइट्री, है ना। जब उसको हम पढ़ेंगे आप देखना। फिर कहता है कि रेनेसां एंड ह्यूमनिज्म, ऑफ कोर्स ह्यूमनिज्म चल रहा था, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ह्यूमनिज्म का मतलब यह है ह्यूमन को सेंटर में रखना, उससे पहले गॉड सेंटर में था, लेकिन बाद में ह्यूमन सेंटर में आ गया। ह्यूमन की जो बिलीफ सिस्टम है, ह्यूमन जो भी चीजें करता है, ह्यूमन ने अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर दिया था। मतलब ह्यूमन का जो कनेक्शन है विद नेचर, ह्यूमन का जो कनेक्शन है विद अदर ह्यूमंस, जब आप ह्यूमन को सेंटर में कर दोगे तो यू बिकम द सोल। अब देखो, ये हीलियोसेंट्रिक, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, ये फिलोसॉफिकल
एक्सप्लोरेशन था, फिलोसॉफिकल अपने आप से लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते, हु वी आर एज अ पर्सन, व्हाट आर द एसेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इस तरह के क्वेश्चंस लोग रेज करना शुरू कर दिए थे। तो वहां से मोरालिटी निकल के आता है। पहले मोरालिटी लोग सीख करते थे गॉड के अंदर, बट जैसे ही ह्यूमनिज्म आ गया है ना, ह्यूमन को सेंटर में रखने लगे, तो मोरालिटी रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन बीइंग, है ना, द वे वी डू दी थिंग्स, है ना, जिस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, हमारा जो करने का जो एक्सपीरियंसेस होता है, या फिर हम मोरली क्या सही है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए या अदर्स के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो है बाड़ाक एरा इन आर्किटेक्चर, जैसे बाड़क स्टाइल उसको कहते हैं ना, जिसके अंदर इमोशनली इंटेंसिटी होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, है ना, और मोस्टली रिलीजियस एक्सटेसी को एक्सप्लोर कर रहा होगा चीज़ों को, है ना। इसी तरह से आप जब डॉन की पोइट्री पढ़ोगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ इंटेलेक्चुअल विगर, ड्रामेटिक ओपनिंग्स एंड टॉर्चर्ड इमोशनल स्टेट्स यू विल फाइंड, है ना, many affinities. These are the many affinities of Barak. इसको बैरॉक पढ़ेंगे वैसे, बैरॉक। ठीक है। एनीवे, नाउ कम्स द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर होता क्या क्या है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। तो सबसे पहले है कंसीट, जिसको मेटाफिजिकल कंसीट बोला गया। तो कंसीट जो है, इट इज एन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स एंड ऑफर सरप्राइजिंग कंपैरिजन दैट लिंक्स डेस्परेट आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल समझना है, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा और दोनों जॉन डन के एग्जाम्पल से लूंगा। पहला एक ऐसा पोम है जिसके अंदर जॉन डन जो है वो अपनी प्रेमिका को और खुद को, कंपास जो होता है ना, कंपास के दो लेग्स होते हैं, देखोगे आप ज्योमेट्री की जब पढ़ाई करते होगे मैथमेटिक्स में, तो आपके पास प्रैक्टिकल बॉक्स होगा, उस प्रैक्टिकल बॉक्स में आपके कंपास दिए होंगे। उस कंपास में कहता है कि जो वन एंड है वो मैं हूं और जो दूसरा एंड है वो तुम हो, और इफ यू मूव कंपास इन अ सर्कुलर पाथ, चाहे वो आप कितने भी डिस्टेंस को बढ़ा दो, तो इट विल ऑलवेज बी फिक्स टू द पॉइंट। मतलब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमेशा एक दूरी बनी रहेगी, बट स्टिल इट विल सर्कल अराउंड वन अनदर। तो दैट इज व्हाट लव इज अकॉर्डिंग टू जॉन डन इन उन पोएम में। देख रहे हो, तो वो जो लव है अपनी प्रेमिका के साथ, वो कंपास से मतलब एक तरह से डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो विच मीन्स यहाँ पे जो इसी को मेटाफिजिकल कंसीट बोला गया, विच मीन्स की कंपेयरिंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी इमेजिनेबल फॉर फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उस तरह के कंपैरिजन करते थे। जैसे उनका एक पोम है द फ्ली, तो द फ्ली में वो कंपैरिजन करते हैं एक मॉस्क्यूटो को। कहते हैं कि जो देखो इस मॉस्क्यूटो ने, बहुत बहुत फेमस लाइन है, कहता है कि इट सक्ट, मतलब एक उसका सेंटेंस है, कहता है कि इट सक्ट फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। मतलब कि यहाँ का मतलब हुआ कि देखो ये जो मॉस्क्यूटो है, इसने पहले मुझे काटा, फिर इसने तुम्हें काटा, और अब इस मॉस्क्यूटो के अंदर हम दोनों का ब्लड है, एंड इफ यू किल दैट मॉस्क्यूटो नाउ, विच मीन्स यू आर किलिंग आवर लव। देख रहे हो ना, हाउ वंडरफुल, हाउ बडिंग लव, मतलब किस तरह से वो लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट मेटाफिजिकल कंसीट मीन्स, यू आर एलिवेटिंग द पोइट्री टू एन इमेजिनेशन वेयर नॉट, मतलब एक ऐसे इमेजिनेशन तक आप ले जाते हो उसको, जो कि एक कॉमन पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है उसको समझना। मतलब समझना तो आसान है, लेकिन एक सोचना भी इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ये जो मेटाफिजिकल कंसीट है ना, वो उसका यूज करते थे, वो ऐसे ऐसे कंपैरिजन करते थे जो कि एक कॉमन इंसान नहीं कर सकता। एंड देन देयर वाज अ इंटेलेक्चुअल विट। विट का मतलब ये इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्चुअल शार्पनेस से, आपके नॉलेज से आप कितना विटी हो सकते हो, कितना ह्यूमरस हो सकते हो। तो इनके वर्क्स में काफी ह्यूमर थे, काफी इंटेलेक्ट था, है ना, इसी को विट कहते हैं। एंड देन देयर वाज अ पैराडॉक्स। he uses a lot of paradox. जितने भी अच्छे पोइट्स को आप देखोगे, they use a lot of paradoxes. And then there was a colloquial language, rough meter. colloquial language का मतलब है एक तरह से एवरीडे यूज में जो हम टोन यूज करते हैं ना, एक कॉन्वर्सेशनल टोन जो मंडेन लाइफ में जो यूज करते हैं, उस तरह की चीजें ये यूज करते हैं, रफ मीटर का यूज करते हैं। एंड देन देयर इज एन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इनके वर्क के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे, डिबेट्स दिखेंगे, कभी कभी साइलोजिज्म जिसको कहते हैं ना, कि दो क्वेश्चंस किया जाता है, या फिर दो कह सकते हैं कि प्रपोजिशन होते हैं, उस प्रपोजिशन से मिलके एक राइट आंसर बनाया जाए। सपोज अगर हमने बोला कि अ डॉग हैज अ 4 लेग, पहला प्रोविजन हमने बनाया, और अ डॉग इज ए एनिमल, पहला प्रोविजन हमने बनाया अ डॉग इज ए एनिमल। फिर दूसरा प्रोविजन बनाया कि
ऑल एनिमल हैज 4 लेग्स। तो उसका उस दोनों प्रोपोजिशन से राइट आंसर बनेगा हमारा कि ऑल डॉग्स हैव 4 लेग्स। तो इसको सैलोजिज्म कहते हैं। तो इनका जो पोइट्री है ना वो भी बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म होता है। वो मल्टीपल या दो प्रोपोजिशन बनाते हैं और उस प्रोपोजिशन से वो आंसर ढूंढते हैं। उस प्रोपोजिशन मतलब वो क्वेश्चन होता है उनका पोइट्री के अंदर, ही आस्क्स कपल ऑफ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन से वो आंसर को ड्राइव करते हैं। तो उसी को इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोला गया। एंड देन देयर इज अ ड्रामेटिक ओपनिंग। इनके पोम के अंदर आपको बहुत सारे ड्रामेटिक ओपनिंग्स दिखेंगे, है ना। जैसे अगर आप एक पोम है जिसमें वो कहते हैं कि अपने मतलब सन को कहते हैं कि बिजी ओल्ड फूल, है ना, अनरूली सन, वाई डोज दाउ दाउ, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, तुम हमारे कर्टन के ऊपर क्यों आ गए, इतनी सवेरे क्यों आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया था। देख रहे हो ना, ये एक तरह से बोल्ड ड्रामेटिक ओपनिंग है। इनके जब पोएम्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दैट। नाउ एक्सप्लोरेशन एंड परफाउंड थीम्स, इनके वर्क्स के अंदर एक्सप्लोरेशन होता है, परफाउंड थीम्स होता है। सिंस ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन, ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, कैम्ब्रिज में पढ़े थे, तो ही हैड अ वर्ल्ड नॉलेज। उनको पता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक पोम है उसमें वो अपनी मिस्ट्रेस को कंपेयर करते हैं अमेरिका से। तो कहते हैं अपनी मिस्ट्रेस को, ओ माय अमेरिका, है ना, माय न्यू फाउंड लैंड। तो देख रहे हो ना, अमेरिका की उस समय खोज हुई थी, मतलब बहुत पहले खोज हुई थी, बट ही न्यू अबाउट अमेरिका, ही न्यू अबाउट दिस किंगडम। तो वो कहता है अपनी प्रेमिका को, कहता है ना, बेड में कहता है। आई थिंक ये जो पोम है वो मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड का सेंटेंस है, जिसमें कहते हैं कि ओ माय अमेरिका, माय न्यू फाउंड लैंड, है ना, द वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर। और फिर वो कहता भी है, मतलब आगे वो कहते भी हैं कि क्योंकि ये जो अमेरिका है, ये जो लेडी है, उसको सिर्फ एक ही मैन चाहता है, इसलिए ये अपने आप में क्या है, एक ब्यूटीफुल किंगडम है ना। तो मतलब इस तरह के वर्क्स वो लिखा करते थे, प्रोफाउंड थीम्स होता था, एक्सप्लोरेशन होता था। ऐसे यहाँ पे तो मैंने डेथ लिखा है, स्पिरिचुअलिटी लिखा है, सोल लिखा है, ये सारी की सारी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, ऑल दिस थिंग्स, उनके सारे इनके वर्क्स के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोरेशन आपको मिलेंगे। सो इनका जो ओवरऑल कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे, या जो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही सारा था। और जॉन डन तो इसमें मास्टर थे, क्योंकि कंसीट यूज करते थे, इंटेलेक्चुअल विट यूज करते थे, साइकोलॉजिकल रियलिज्म यूज करते थे। मैं सबको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ टिक लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। ड्रामेटिक एंड कॉन्वर्सेशनल टोन होता था, सिंथेसिस होते थे उनके वर्क में, जैसे मैंने बताया। दो आर्ग्यूमेंट होते थे और दोनों आर्ग्यूमेंट से मिलके एक राइट आंसर बनता था। मतलब ही यूज टू आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन से वो आंसर को ड्राइव करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। एंड देन देयर वाज अ रिलीजियस डेप्थ एंड स्ट्रगल। नाउ इनके इंपॉर्टेंट पोम्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैं उसको टिक लगा दूंगा और आपको उस पोम की समरी नेट से जाके पढ़ लेना है। प्लीज डू रीड द समरी फ्रॉम द नेट, या तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज जस्ट सिंपली गो एंड रीड द पोम। और देखो, पोम पढ़ने का एक ही तरीका है, आप ये वीडियो मत देख लेना यूट्यूब पे जाके कि इसकी समरी, इसकी समरी, इसकी समरी, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आपको सच में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो खुद से 2 से 3 बार, एटलीस्ट 3 से 4 बार उस पोम को खुद से रिसाइट करो, खुद से पढ़ो, आवाज लगा के पढ़ो। क्योंकि जब आप उस चीज को पढ़ोगे ना तो आपको सेंटेंस जो है ना वो आपके दिमाग में रहेगी। एंड देन वॉच द वीडियो, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप उसको पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में बीच के सेंटेंस को दे देगा एंड दे विल आस्क यू कि कौन सा ये जो सेंटेंस दिया गया है कौन से पोम से ली गई है। एंड एट दैट टाइम इफ यू अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना तो यू वोंट बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड देन यू विल से कि मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, बट एक्चुअली में दोज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दोज आर इजी क्वेश्चंस, क्वाइट इजी क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप पोम को पढ़ते हो ना, जब पोम को आप डिसाइड करते हो, तो ऑल द इंपॉर्टेंट लाइंस होता है ना वो अपने माइंड में ऑलरेडी फिट हो जाता है एंड यू वुड बी एबल टू आंसर दैट इजिली आगे आने वाली किसी भी एग्जाम में। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड दोज पोम्स, जिस पोम को मैं अभी टिक लगाऊंगा, रीड दोज पोम्स, है ना, थरली। उसके बाद आप कोई भी वीडियोस देख लेना, या फिर मैं ही उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दूंगा यूट्यूब पे एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। तो इनका जो सबसे अर्लियर वर्क था, सेकुलर वर्क जिसको कहते हैं, वो सिटायर्स थे। नाउ कम्स सॉन्ग्स एंड सोनेट, जो कि इनके क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, जहां से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी होता है और आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे पहला पोम है द गुड मॉरो, यू हैव टू रीड थरली द गुड मॉरो, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत, जैसे इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं कि मतलब इसमें दो आदमी के बीच का लव के बारे में, ट्रू लव के बारे में मतलब एक्सप्लेन किया गया है। और बाद बाकी जितनी भी चीज़ें वो इनसिग्निफिकेंट है उस प्यार के सामने, है ना।
नेक्स्ट जो है एक सॉन्ग है गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, अगेन वेरी वंडरफुल पोम है ना। नेक्स्ट द सन राइजिंग, ये इसी में बोलता है कि ओल्ड बिजी फूल है ना, बिजी ओल्ड फूल अनडुली सन व्हाई डोज दो दो दिस है ना, थ्रू विंडोज एंड कर्टन कॉल अपॉन अस। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग है, जो पहले ओपनिंग लाइन है इसका मतलब है कि यार सन तुम क्यों आ जाते हो है ना, सुबह सुबह हर रोज सुबह आ जाते हो और हमें डिस्टर्ब कर रहे हो है ना। लेट अस मतलब लेट मी लीव अलोन है ना, हम लोग को अकेले छोड़ दो है ना, तुम डेली डेली सुबह आ जाते हो और बीच में बाधा बन के आ जाते हो है ना, हमारे प्यार करने का समय है और तुम डिस्टर्ब कर देते हो। इस तरह के पोम्स हैं। तो इट्स वेरी देखो क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पोम्स मैंने इसमें लिख दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। द वे ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर, और वो इतने गुस्से में कहता है सन को कि अरे तुम दूर चले जाओ, तुम क्यों पास में हो है ना, तुम क्यों सुबह सुबह हमें जगाने के लिए आ जाते हो है ना, ये हमें प्यार करने का समय है, हमें अकेला छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे अपना अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है। कोई ये भी कहेगा कि बूढ़े लोगों को जिस तरह से बोलते हैं ना, बूढ़े लोग दूर रहें है ना, यंग जनरेशन अलग ही। खैर एनीवे चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट द एनिवर्सरी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोम। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिलेबस में है। दिस इज ऑल्सो क्रूशियली इंपॉर्टेंट पोम। इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि मतलब ये जो पोम है, ये पोम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया है, चाहे बीए के सिलेबस में हो, चाहे यूजी के सिलेबस में हो, इवन 11th-12th के सिलेबस में भी है। अगर आप हाई स्कूल में हो, आप ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हाई स्कूल, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। द फ्ली से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके टाइटल दे देंगे एंड दे विल आस्क यू इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है या जॉन डन के द्वारा नहीं लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एंड देन एपिग्राम्स, टाइटल नहीं भी याद रखोगे चलेगा, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट तो आपको याद रखना है। देन वर्स लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड पेट्रॉन्स, फिर कुछ डिवोशनल पोइट्री थी, एक दो डिवोशनल पोएम्स आपको याद रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाइथनेटॉस, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थियोलॉजिकल ट्रेटिस है। एंड देन स्यूडो मार्टर, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, एंटी कैथलिक पोम्स हैं। इग्नेशियस हिज क्लब, ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। मतलब अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप टाइटल याद रखना है, बट अगर आप बीपीएससी या फिर जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बस आपको ये टाइटल याद रखना है, डेथ बी नॉट प्राउड। ये सोनेट नंबर 10 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बस आपको ये याद रखना है होली सोनेट में। उसके बाद ये सोनेट भी आप याद रखना, एक दो, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है, नथिंग मोर। कुछ सरमन्स थे, सरमन्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं देख ले रहा हूँ। देखो ये एक बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका टाइटल बस आप याद रख लेना कि नो मैन इज एन आइलैंड। दिस इज अ फेमस एक्सपर्ट है अपने इनके वर्क्स में, सरमन्स में। वैसे नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट इससे बियॉन्ड आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, आई डोंट थिंक you need anything else, on this topic, on this particular topic, because everything that will come in your exam will be from this topic only. और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करना कि मेरा जो मेटाफिजिकल पोइट्री वाला जो लेक्चर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री के 2 पोइट दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो मे बी दे माइट आस्क यू व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री, हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री। वैसे जो टर्म कॉइन किया गया था वो इन द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स एक वर्क है सैमुअल जॉनसन का, उसके अंदर पब्लिश किया गया था। तो मैं उस वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उसको जरूर देख लेना। तो मे बी दे माइट आस्क यू हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स, या फिर मेटाफिजिकल पोइट्री है क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसमें से कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स हैं और कौन कौन से मेटाफिजिकल पोइट्स नहीं है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू। इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और दूसरा वीडियो ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको देखने के बाद आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर एल्स व्हेन इट कम्स टू जॉन डन और मेटाफिजिकल पोइट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा शायद हेनरी वॉन्ग के ऊपर है या फिर किसी और राइटर के ऊपर है, अगेन मेटाफिजिकल पोइट के ऊपर ही है। तो कल के वीडियो में भी मैं मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अगले राइटर पे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ यू लाइक द